हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब पर अवेलेबल इस एक और वीडियो के अंदर। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी पोस्ट अपने दिमाग में रखकर अपनी इस तैयारी को शुरू कर चुके हैं, उन सभी के लिए इस दिए गए थंबनेल और टाइटल में जो एएसओ इन एमईए वाली पोस्ट है उस पर पूरी चर्चा करेंगे। इसके वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, इसके प्रमोशंस के बारे में जानेंगे, और जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है ना कि माहौल ही माहौल होगा, क्या ऐसा सही होता है या नहीं, वो एक एक करके आप लोगों के सामने मैं स्लाइड्स पर शो करूंगा। हर बारीकी का यूज़ करते हुए आप लोगों को इस पोस्ट रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मैं दूंगा। तो देखो, सबसे बेसिक चीज़, अगर आप किसी YouTube पर, किसी इंस्टाग्राम पर, किसी एएसओ एमईए के वीडियोस को देख चुके हैं या फिर देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ना एक इमेज क्रिएट होती है कि फॉरेन के अंदर पोस्टिंग मिलेगी, हमारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होंगे, पूरे विश्व को घूमने का मौका मिलेगा, हमारी लाइफ बहुत लग्जूरियस होगी। तो ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बोलूं, इसी वजह से बहुत सारे लोग इसी हाइप को देखकर इस पोस्ट की प्रेफरेंस को भर देते हैं। लेकिन किसी भी जॉब का डिसीजन सिर्फ इंस्टाग्राम की रील देखकर लेना चाहिए नहीं ना, या फिर अगर आपको किसी पोस्ट के बारे में कुछ नेगेटिविटी बताई गई है, क्या इसी आधार पर हमें वो वीडियो देखकर डिसीजन लेना चाहिए नहीं ना। मैं वही आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो एक्चुअली में ग्राउंड पर होता है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर सैलरी कितनी मिलती है, आप लोगों के ऊपर काम का प्रेशर कितना होगा, आपके पास पावर कितनी होगी, आपके प्रमोशंस कैसे होंगे, आपकी फॉरेन पोस्टिंग की जो रियलिटी है वो किस प्रकार से होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जॉब किसी टाइप के स्टूडेंट के लिए है, कौन से टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा सूट करती है, और किस टाइप के स्टूडेंट को ऐसी जॉब्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, क्योंकि इंटरनेट पर जो सबसे ज्यादा मिथ सर्कुलेट होता है ना, उन सब का रियलिटी चेक भी आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इंटरनेट हाइप वर्सेस जो इस पोस्ट को लेकर ग्राउंड रियलिटी है, आखिरकार एक्चुअल में होता क्या है। तो भी देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट के जो सबसे बड़े ना मिथ चले रहते हैं। पहला मिथ क्या है, एएसओ इन एमईए की ज्वाइन करते ही आप लोगों को ना 60 से 70 लाख का पैकेज मिलेगा। क्या ये रियलिटी है? क्या 60 से 70 लाख का पैकेज आपको मिलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी आपकी डिपेंड करती है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कौन से देश में है। बेसिक सैलरी आपकी अलग होती है, जो फॉरेन अलाउंसेस होते हैं वो आपके अलग होते हैं, हर कंट्री के अलाउंसेस भी आपके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए एक फिक्स्ड पैकेज का बोला ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका एकदम डिफरेंट हो जाता है। दूसरा मिथ क्या है, पहली पोस्टिंग ही आपको अमेरिका में मिल जाएगी या फिर आपको यूके भेज दिया जाएगा। लेकिन क्या ये रियलिटी है? ऐसा बिल्कुल गारंटेड नहीं है ना। पोस्टिंग मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। कई सारे ऑफिसर्स की जो पहली पोस्टिंग होती है वो कंपैरेटिवली आपको डिफरेंट, अलग अलग कैसी जो डिफिकल्ट कंट्रीज होती हैं वहां पर मिलती हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज की पोस्टिंग है वो आपकी सीनियरिटी के बेसिस पर आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है। एक तीसरा भी माहौल चलता है कि बस आपको ना दुनिया घूमनी है। लेकिन क्या ऐसा होता है? फॉरेन पोस्टिंग मतलब आपका कोई वेकेशन नहीं चल रहा है, आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस टाइमिंग जो वहां पर आपके फिक्स करे जाते हैं, आप उन्हीं के अनुसार चीजें करते हैं। लेकिन इमरजेंसी कब आ जाए, कोई गारंटी है आपको इस बात की? नहीं ना। एम्बेसी जो अलग अलग देश के अंदर हमारी होती है, उसका काम 24/7 नेचर का भी हो सकता है। हो सकता है वहां पर वॉर की सिचुएशन हो सकता है वहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन हो, या फिर हमारे भारतीय जो नागरिक है उनको आपको सिचुएशन के अंदर इवैक्यूएट करना हो। तब हॉलीडे या फिर वीकेंड नहीं देखोगे कि भाई अभी तो मेरे को माहौल बनाना था, अपनी फैमिली के साथ घूमना था। इसीलिए सिर्फ ट्रैवलिंग देखकर आप लोगों को इस जॉब की जो प्रेफरेंस है वो नहीं पिक करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि दिल्ली हेडक्वार्टर में असली काम आप लोगों के पास जो आपको दिया जाएगा वो क्या है। देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली पोस्टिंग में पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा, और वीडियो देखो आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। दुनिया भर की चर्चा चलती हैं कि माहौल ही माहौल होता है। सबसे पहला काम होता है आप लोगों को, जैसे मैंने एएसओ इन सीएसएस वाला बताया था, कि आपको नोटिंग करनी होती है एंड आपको ड्राफ्टिंग करना होता है। सरकार की जो फाइलें होती हैं उनको आपको प्रोसेस करना होता है, जितने भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपको हैंडल करना होता है।
आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि प्रिपरेशन आप करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी, एंड देन उसको जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ये काम बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री की जो बैकबोन है ना, वो इसी पोस्ट को या फिर इसी काम को माना जाता है। दूसरा काम, जो इवेंट कोऑर्डिनेशन, मल्टीपल आपके इवेंट होता है। अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर मान लीजिए भारत आ रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर मल्टीपल समिट्स होते रहते हैं, हाई लेवल का जो डेलीगेशन है वो हमारे देश आता रहता है। तो प्लानिंग से लेकर आपको एग्जीक्यूशन तक बहुत सारा कोऑर्डिनेशन देखना होता है, और यहां पर किस चीज की आपको नीड है? आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपका पेशेंस कैसा है। तीसरी चीज, वर्कलोड, कि भाई कितना काम दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा लोग बोलते हैं कि ऐसा आप एक फिक्स टाइमिंग पर जाते हैं, अपना 9 to 5 वहां पर जॉब लेकर जाते हैं, एंड देन बस उसके अलावा आपको ज्यादा काम नहीं मिलता। देखो, नॉर्मली ऑफिस टाइमिंग आपकी रेगुलर होती है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि कोई इवैक्यूएशन ऑपरेशन है, आपका कोई इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है, या फिर कोई मेजर डिप्लोमेटिक इवेंट है, तब काम का प्रेशर काफी बढ़ सकता है। यानी कि ये बिल्कुल 365 दिन वाली चिल वाली जॉब नहीं है। यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बड़ी होती है ना, वो एक तरीके से प्रेशर भी उतना ही क्रिएट करती है। आपको ये नहीं है कि बस हो गया तो अब बस सबसे मौज ही मौज है, ये मौज वाला काम नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसका आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, एंड देन आपको उस अकाउंटेबिलिटी को आपके सीनियर्स के दिए गए हिसाब से डिलीवर करना होगा। ठीक है, ये हेडक्वार्टर की बात होगी। चलो आप थोड़ा विदेश घूमकर आते हैं कि वहां पर आपकी एम्बेसी लाइफ कैसी होती है, विदेश में आप लोगों को किस किस तरीके की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो देखो, यहां पर 3 सेक्शन मैंने क्रिएट करे। अब इसी पार्ट पर हम बात करते हैं जिसको लेकर लोगों के अंदर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि भाई विदेश जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एम्बेसी का मतलब है कि आप सूट पहनो, बढ़िया से मीटिंग्स अटेंड करो, बस हो गया काम। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। जिन एम्बेसी के अंदर आप जा रहे हो, वहां पर आपका यानी कि एएसओ का काम काफी डाइवर्सिफाइड हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को वीजा और आपको पासपोर्ट की हैंडलिंग करनी पड़े। यहां पर जितने भी भारतीय नागरिक हैं, उनकी कंसुलर सर्विसेज से लेकर जितने भी वीजा एप्लीकेशन है, उन सभी तक आपको बैकएंड का प्रोसेस हैंडल करना होता है। आपको हर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा, आपको जितने भी रूल्स बताए गए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और कॉन्फिडेंशियलिटी वो आपको मेंटेन करनी है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों को एक प्रोसेस के जरिए इस काम को सौंपा गया है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मान लो कि कोई भी छोटी सी मिस्टेक आपने कर दी ना, वो एक इंटरनेशनल इश्यू बन सकता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है? दूसरे काम को ध्यान से सुनते हैं, प्रोटोकॉल और जो भी वीआईपी सपोर्ट होता है वो सब करना। अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे विदेश मंत्री या कोई भी हाई लेवल का इंडियन डेलीगेशन किसी कंट्री को विजिट करता है जिसमें आप हैं, तो उनकी विजिट को स्मूथली कंडक्ट करवाना भी एम्बेसडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एयरपोर्ट कोऑर्डिनेशन करना, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ आप लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, आपको मीटिंग शेड्यूल्स देखने पड़ते हैं, आपको सारी मूवमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये सब बहुत ही प्रिसीजन का काम होता है, ऐसी हवाबाजी में नहीं होती हैं चीजें। और कभी कभी आपको पता है, इसी वजह से जो ऑफिस की टाइमिंग है वो 8 घंटे से बढ़कर आपको 12-13 घंटा भी काम करने के लिए वहां पर लगाना पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपको डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि एम्बेसी सिर्फ पासपोर्ट इश्यू नहीं करती है, बहुत सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती हैं, आपको कंट्री स्पेसिफिक अपडेट्स बनानी होती हैं, आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशंस देने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी आप लोगों को मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे काम भी आप लोगों के लिए होता है। यानी कि जो विदेश जाएंगे वो पोस्टिंग ग्लैमरस जरूर है, बोलने में अच्छी लगती है ऑब्वियसली। किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले अगर आप उसके बेनिफिट्स देख रहे हैं, आप एक माहौल अपने ख्वाबों में बना रहे हैं, तो वो जरूरी है सो दैट कि आप सीरियस रहें। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कहीं ज्यादा आपको यहां पर नजर आएगी। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके साथ मैं बात करूंगा कि कैसे मिलती है फॉरेन पोस्टिंग, क्या होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आपने जॉब निकाल दी, आपने एमए चूज किया और आपको पोस्टिंग देने के बाद सीधा वो विदेश भेज देंगे। सबसे कॉमन सवाल है, सिलेक्शन होते ही फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है क्या? सिंपली अगर कहा जाए नहीं, इसका एक ना प्रॉपर साइकिल है। जनरली ज्वाइनिंग के बाद पहले कुछ साल आपको दिल्ली हेडक्वार्टर में काम करना पड़ता है,
यहीं पर आप पूरा का पूरा सिस्टम समझते हैं, आप लोगों को जो फाइल्स है वो हैंडल कराई जाती हैं, आप वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं और मिनिस्ट्री के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जैसे जैसे आप लेते हैं उसके बाद जब आपको कोई फॉरेन वैकेंसी वहाँ पर निकलती है तो पोस्टिंग परफॉर्मेंस, आपकी सीनियरिटी कितनी है, आपके डिपार्टमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है और आपकी प्रेफरेंसेस भी है या नहीं, वो सारी चीज़ें देख के ये डिसाइड होता है। यानी सिर्फ प्रेफरेंस भर देने से पोस्टिंग फाइनल नहीं होती, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग देखी जाती है कि क्या है, आपको एक्सपीरियंस कितना है या फिर वैकेंसीज जनरेटेड है या नहीं है। ठीक है, अब ये जो फॉरेन पोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं ये जनरली लगभग 3 साल के आसपास होती है। उसके बाद फिर वापस इंडिया आएंगे, फिर कुछ साल आप इंडिया में अपने सर्विस देंगे और फिर फ्यूचर में दोबारा फॉरेन पोस्टिंग के भी आपके चांसेस रेगुलरली रहते हैं। यानी कि पूरा कैरियर परमानेंटली फॉरेन के अंदर नहीं गुजरेगा। ठीक है, कैरियर का एक हिस्सा आपका इंडिया में रहेगा, एक दूसरा हिस्सा आप विदेश के अंदर घूमेंगे। तो जिन लोगों को ये वाला रहता है कि भाई बाहर भी जाएंगे मजा आएगा, तो ये पूरा मजा एक सिंगल पैटर्न में नहीं होता है, ये आपका पूरा सिस्टम एक रोटेशन के ऊपर चलता हुआ आपको नजर आएगा। समझ गए भी? चलिए और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपसे मैंने यहां पर बोला है कि देश और पोस्टिंग्स यानी कि कहां आप कब जाओगे। तो देखो इसको मैंने इस पिरामिड के जरिए प्रॉपरली कैटेगराइज किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबको लंदन जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, बहुत सारे लोगों को पेरिस में भी जाकर माहौल बनाना है, उनको टोक्यो भी जाना है। लेकिन क्या ऐसा होता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रियलिटी यही थी क्या, कैरियर की शुरुआत में जनरली जो टफ या फिर जो कैटेगरी सी की कंट्रीज होती है वहां पर आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस होता है। ऐसी जगह जहां पर जो कंडीशंस हैं वो कंपैरेटिवली आपको डिफिकल्ट नजर आएंगी। कभी वहां पर आपको आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज नजर आएंगे, कभी वहां पर क्लाइमेट इश्यूज नजर आएंगे, कभी हो सकता है कि ऐसे भी कंट्रीज में भेजा जाए जहां पर आपको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो लिमिटेड हो। इसीलिए जो नए ऑफिसर्स होते हैं ना उनको पहले यहां पर एक्सपीरियंस दिया जाता है। जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे बेटर पोस्टिंग्स मिलने की आपको चांसेस भी बढ़ने शुरू होता है। आपके सीनियर्स को लगने लगता है कि भाई ये बढ़िया बंदा है, काम कर लेगा। फिर आपकी ये जो कैटेगरी बी है, उसके बाद आपकी कैटेगरी ए, और कैरियर की जो आपकी सीनियरिटी वाला फेज होगा उसमें ही आप न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जेनेवा, ये जितने भी मेन आपको शहर नजर आते हैं, लंदन, पेरिस जैसे प्रीमियर जो डिप्लोमेटिक स्टेशंस हैं वो आपको दिए जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने आपको ऐसा बोल रखा है कि ज्वाइन करते ही आपको अमेरिका पोस्टिंग मिल जाएगी तो उस बात को थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से भी आपको देखना जरूरी होगा। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल कैरियर प्रोग्रेशन में सीनियरिटी और आपके पास जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ऑनेस्टली अगर देखा जाए ये भी सही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल एम्बेसीज के अंदर जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं उनकी तो जरूरत होती है। ऐसी थोड़ी ना आपको यहाँ पर एग्जाम क्लियर करने के बाद सीधे वो अमेरिका भेज देंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको गेन कराएंगे, आपसे थोड़ी सी घिसाई करवाई जाएगी। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने काम देख लिया, हमने पोस्टिंग समझ ली, लेकिन असली सवाल अब आता है पैसा कितना मिलेगा, या फिर जो फॉरेन अलाउंसेस हैं वो सच में इतने ज्यादा होते हैं जितने शुरुआत में हमने सैलरी के रूप में देखे थे। तो चलिए अब सैलरी को डिटेल में समझते हैं आपकी इस नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर क्या नजर आ रहा है, पैसा कितना मिलेगा, रियल सैलरी जो ब्रेकडाउन है उसको यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है। उस टॉपिक पर अब हम आते हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग वेट करते हैं कि पैसा कितना है ना। और यहां पर इंटरनेट सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। कोई बोलेगा कि आपको 70 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है, कोई बोलेगा कि करोड़पति बन जाओगे आप, है ना, और कोई ये भी कहेगा कि सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है। लेकिन सच क्या है वो हमें जानने की जरूरत है। सच ये है कि एएसओ इन एमए की सैलरी को सिर्फ एक नंबर में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इंडिया हो या फिर आपकी अगर फॉरेन में पोस्टिंग हो रही है, उसके स्ट्रक्चर दोनों के एकदम आपको अलग अलग नजर आएंगे। इंडिया में ज्वाइनिंग के टाइम पर आप लेवल 7 पे मैट्रिक्स के अंदर आएंगे, बेसिक पे आपका 44,900 होगा। डीए, एचआरए, टीए या फिर जितने बाकी के अलाउंसेस हैं वो ऐड होने के बाद दिल्ली जैसे शहर में लफली आपको 75-85 हजार के रूप में आपको इन हैंड पैसा मिलेगा। अब उसमें कुछ कुछ ऊपर नीचे भी होता रहता है कि आपको अलाउंसेस या फिर कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो असली डिफरेंस आता है वो आता है जब आपकी विदेश में पोस्टिंग होगी। फॉरेन में सिर्फ भारतीय सैलरी नहीं मिलती है, उसके साथ साथ आपको फॉरेन अलाउंसेस भी मिलते हैं, है ना। आपने सुना होगा, कई सारे लोग बोलते हैं। और वही जो देश है जिसके अंदर आप पोस्टेड हैं उसके हिसाब से ही आपके जो चेंजेस हैं वो करे जाते हैं। इसी वजह से किसी देश में मंथली जो पैकेज है वो 2 लाख के अराउंड हो सकता है।
और किसी को अगर आपको कोई प्रीमियम स्टेशन मिल गया, वहां पर हो सकता है वो 2 लाख से भी ज्यादा पैसा आपको दे। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है, ये पैसा फ्री प्रॉफिट नहीं होता है। फॉरेन कंट्रीज में आपका रेंट जाता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन उस हिसाब से देश की इकोनॉमी जैसे होती है उस हिसाब से देनी होती है। वहां पर जो डेली कॉस्ट लिविंग होता है उसके हिसाब से आपको रहना पड़ता है, तो उस हिसाब से रहना है वहां पर आपको। लेकिन हाँ, सरकारी हाउसिंग, मेडिकल और जो बाकी के एडिशनल फैसिलिटीज होती हैं वो भी प्रोवाइड आपको करी जाती है, जिसकी वजह से आपकी सेविंग काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये 70 लाख फिक्स्ड पैकेज ये बोल देना, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है ना। तो सैलरी को हमेशा हमें पोस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहिए, जिसके बारे में अभी हमने यहां पर देखा। अब हम आते हैं प्रमोशन के ऊपर एक बार, कि आप बहुत बड़े आदमी कब बनोगे, आप एओएसओए डायरेक्टर लेवल पर कैसे जाएंगे। तो आपको आपकी स्लाइड पर मैंने बता रखा है, बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं। ये जरूरी है हमें जानना कि कैरियर ग्रोथ कैसा है, प्रमोशन कैसा है। यहां मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आपको आंसर दूंगा, देखो प्रमोशन होता है लेकिन बहुत फास्ट नहीं होता। एएसओ से आपकी शुरुआत होगी, आपका एग्जाम क्लियर करने के बाद, उसके बाद आप एसओ बनोगे, सेक्शन ऑफिसर। अगर डिपार्टमेंटल आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो प्रमोशन कंपैरेटिवली आपको जल्दी मिल सकती है, ठीक है। और एग्जाम ना देने पर सीनियोरिटी के थ्रू भी आपको प्रमोशंस मिलते हैं, लेकिन उसमें नेचुरली आपको पता है अगर आप सीनियोरिटी के आधार पर जाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आजकल ज्यादातर लोग जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो सेटिस्फाइड होते हैं वो चिल मारते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो कैरियर ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं कि प्रमोशन कैसा है, यहां पर ऑलरेडी मैंने आपसे बात कर दी। आप एएसओ हैं, आप सेक्शन ऑफिसर बन गए हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं तो आप तेजी से बढ़ रहे हैं, वरना आप नेचुरली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी सीनियोरिटी के आधार पर आप जाएंगे। उसके बाद आएंगे भी आप आपका अंडर सेक्रेटरी, देन डेप्यूटी सेक्रेटरी, और आगे आप डायरेक्टर लेवल तक इसके अंदर पहुंच सकते हैं। ये पिछली वाली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था। तो सरकार में प्रमोशन सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड नहीं होगा, वैकेंसी भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंस अदा करेंगी जितना बाकी की चीजें, बाकी के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर मान लो कि वैकेंसी नहीं है तो प्रमोशन भी आपका डिले हो सकता है। यानी एक तरीके से प्राइवेट कंपनी वाला एक सालाना प्रमोशन सिस्टम नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको स्ट्रांग मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे करके आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एक करके पिक कर रहे हैं, देन धीरे धीरे करके आपको वो प्रमोशनल जो एक्टिविटीज हैं, अगर वैकेंसीज या फिर मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं आपके प्रमोशन को लेकर, वो सामने आता है, ठीक है। चलिए, क्यों ज्वाइन करें भाई ये सबसे जरूरी सवाल है। आधे लोगों को ठीक है, शुरुआती माहौल जरूरी होता है तैयारी में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। अब इतनी सारी रियलिटीज सुनने के बाद एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार लोग एएसओ इन एमईए को इतना प्रेफर क्यों करते हैं। सबसे पहला कारण, इंटरनेशनल एक्सपोजर। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो सरकार को फॉरेन कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करे। ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक यूनिक होता है। दूसरा, आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर आप फॉरेन में पोस्टिंग है तो आपको भी मैंने बताया था, आप प्रॉपरली प्लान करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छी सेविंग्स आपकी क्रिएट हो सकती हैं। और तीसरा, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट। एमईए की तो आइडेंटिटी ही अलग होती है ना। चाहे आप इंडिया में पोस्टिंग हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो ऑलरेडी पोस्टिंग डालते रहते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते रहते हैं, उन्होंने अलग ही अपना एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला चैनल चला रखा है, बट उससे अलग अच्छा माहौल रहता है। चाहे आप इंडिया में पोस्टिंग हो या फॉरेन में आपको पोस्टिंग दी गई हो, लोग नेचुरली सर्विस को प्रेस्टीज के साथ देखते हैं, आदर करते हैं। और चौथा बिंदु, प्रीमियम फैसिलिटीज, सरकारी एकोमोडेशन, मेडिकल सपोर्ट, आपके बच्चों को जो एजुकेशन अलाउंस है वो भी आपका फॉरेन पोस्टिंग के अंदर एलिजिबल कर दिया जाता है, और दूसरी आपकी ऑफिशियल फैसिलिटीज। तो ये सब ओवरऑल जो पैकेज है चारों पॉइंट्स का, ये इस पूरी की पूरी पोस्ट को काफी अट्रैक्टिव बना देते हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से फिर से रिपीट करूंगा, सिर्फ ग्लैमर देखकर ये जॉब चूज नहीं करना है। अगर आपको डिप्लोमेसी, सरकारी काम, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जितने भी चेंजिंग एनवायरनमेंट्स हैं आपको लगता है कि वो बढ़िया है, तभी इंडिया की बेस्ट एसएससी जॉब्स में से आपके लिए एक हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉरेन टूर या फिर सोशल मीडिया वाली लाइफस्टाइल को देखकर चलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया, तो जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और जो आपकी रियलिटी आपको नजर आएगी, उसमें आपको अंतर नजर आएगा, एंड देन आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब यार थोड़े से ना देखो, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद ना दो चार ना ऐसे डिसएडवांटेज भी होता है। अब वो पर्सनालिटी वाइज डिपेंड करता है ना। तो अब तक मैंने जितनी भी अच्छी बातें बताई, उतना ही जरूरी है ना कि डिसएडवांटेज भी उसकी
आपको अगर मैं ऑनेस्टली डिस्कस करूं तो थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि कैरियर चूज करते वक्त सिर्फ पॉजिटिव्स देखना ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट, आप जब इन फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो आपको अपनी परिवार से डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करना है। फॉरेन पोस्टिंग सुनने में एक्साइटिंग होती है, लेकिन रियलिटी ये भी है ना कि आप घर से हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। आपके त्योहार, आपके फैमिली में होने वाले फंक्शंस, और भगवान ना चाहे कोई इमरजेंसी सिचुएशन, हर बार तुरंत इंडिया आना तो पॉसिबल नहीं होगा ना। अगर आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं तो ये चीज आपको मेंटली भी देखो प्रभावित कर सकती है। होता है ना, मम्मी के खाने की याद आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपकी जो फ्रीक्वेंट रीलोकेशन होती है, हर कुछ सालों में आपको नए देश जाना पड़ेगा, नया ऑफिस, नए कलीग्स होंगे, नया कल्चर होगा, तो कुछ लोगों को ये एक्साइटिंग लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें स्टेबल लाइफ चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि भाई एक जगह रहें, वहीं पर मौज करें बस। तो इसीलिए ये कंप्लीटली पर्सनैलिटी डिपेंडेंट आपकी पोस्ट हो गई। तीसरा बिंदु क्या है, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर बैन होता है, यानी कि आपका जो जॉब का नेचर है ना, वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर हर चीज आप शेयर कर रहे हैं, आप रील डाल रहे हैं। एम्बेसी के अंदर की जो एक्टिविटीज हैं, आपकी ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, वो सारी की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आपके पास होती है, उस वजह से आपको कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप व्लॉगिंग या फिर डेली लाइफ कंटेंट बनाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी लिमिटेशन से गुजरना पड़ेगा। और लास्ट, अभी ये जो वर्कलोड और स्ट्रेस आपके सामने मैंने लिखा है, सरकारी काम है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन आपको बनाना है, डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई हैं, तो इसीलिए जो गलतियों का स्कोप है देखो वो कम हो जाता है। काम इंटरेस्टिंग है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी उतनी ही बड़ी है, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देता हूं सारी की सारी सिचुएशन का, कि इस पूरे के पूरे पोर्ट में आपको क्या नजर आ रहा है। ये जॉब पोस्ट इधर की साइड में है, या हर पोस्ट के जो पर्क्स है, ट्रैवल एक्सपोजर है, इनका कंपैरिजन आपके सामने मैंने यहाँ पर नजर आपको आ रहा होगा। इस पर थोड़ा सा बस डिस्कशन कर लेता है। एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, या एमयू भरना चाहिए, सीएसएस, इनकम टैक्स या रेलवे। देखिए, अगर आपको फॉरेन एक्सपोजर चाहिए, ट्रैवल और इंटरनेशनल काम वाला एनवायरनमेंट आपको अट्रैक्ट करता है, तो ऑनेस्टली एसओएमई आपके लिए काफ़ी यूनिक है। इसका ऑल्टरनेटिव एसएससी में ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल सिटी के अंदर अपना जीवन बिताना है, फैमिली के पास रहना है और रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल अपना रूटीन बनाना है, तो एसओसीएसएस आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है, जिस पर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर अथॉरिटी, इन्वेस्टिगेशन फील्ड के अंदर अपना एक्सपोजर और एनफोर्समेंट टाइप का आपका काम पसंद है, तो आपका ईडी हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट हो गई, वो नेचुरली आपके लिए ज्यादा सूट करेंगी, ठीक है। और अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो रेलवे के कुछ पोस्ट कंपैरेटिवली आप लोगों को इसमें बेटर ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसलिए कंपैरिजन हमेशा अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करो। सिर्फ ये नहीं देख करके किसी टॉपर ने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बता दी कि देखो मैं तो इतना बड़ा आदमी बन गया हूं, या फिर किसी टीचर ने बता दी। होता है ना, शुरुआत में माहौल बनाना होता है तैयारी से पहले, सो दैट कि आप लोगों को लगे कि भाई ये वाला आदमी बनवाएगा मेरे को ये वाली चीज। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि भाई हमें ना ये वाला एग्जाम क्लियर करके एक सिक्योरिटी हमारे पास क्रिएटेड है, तो हम ना यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। तो ये भी एक कॉमन सा ही सवाल है सबके सामने कि अगर एएसओ इन एमईए ज्वाइन कर ली तो क्या हम आगे की प्रिपरेशन, यानी कि जैसे कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स, उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे? मेरा आंसर सिंपल है कि जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ईजी नहीं है। दिल्ली हेडक्वार्टर में नॉर्मल जो आपके दिन होता है उसमें ऑफिस के बाद कुछ घंटे आपको मिल सकते हैं, लेकिन बिजी फेजेस जैसे मान लो पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, कोई मेजर डिप्लोमेटिक इवेंट चल रहा है, या फिर फॉरेन पोस्टिंग के दौरान आपका जो काम है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए रेगुलर 6-7 घंटे की जो तैयारी है वो मेंटेन करना सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर यूपीएससी आपका प्राइमरी गोल है तो आप नेक्स्ट 1-2 अटेम्प्ट में फुल फोकस देना चाहिए आपको। कंपैरेटिवली कम लाइटर वर्कलोड वाली पोस्ट आपको बेटर, आपको इस पूरे माहौल को स्टेबल करने में हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप जॉब के साथ एक लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन कर रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ प्रेपरेशन कंटिन्यू करी जा सकती है, बट एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि आप उतना वहां पर अपना टाइम एलोकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। आखिरी फैसला एक जो लास्ट में बताना है, फाइनल डिसीजन की बात करते हैं। मैं आपको ना ज्वाइन करो बोलूंगा, और ना ही मैं ये कहूंगा कि मैं देखो इसको अवॉइड करना चाहिए, बट एक सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूं। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर पसंद है, हर कुछ सालों में नए वातावरण में एडजस्ट होना आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है, सरकारी डिप्लोमेसी या फिर जो फॉरेन अफेयर्स है उसके अंदर आपकी दिलचस्पी है,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो जॉब है, अगर आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैरियर को सिर्फ सैलरी से नहीं अपने एक्सपीरियंस से भी देखते हैं, तो ऑनेस्टली ASO इन ME आपके लिए एक्सेलेंट चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ एक ही शहर में रहना प्रेफर करते हैं, उससे दूर नहीं जाना चाहते, आप उसको पास रखना चाहते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो यहां पर देखो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स क्योंकि होते हैं, तो आपको इससे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपका प्राइमरी टारगेट मान लीजिए UPSC है या फिर कोई बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहां पर आपको अपने डेली जो डेडिकेटेड स्टडी आवर्स है वो देने पड़ेंगे, तो प्रेफरेंस भरते वक्त ये ऑप्शंस भी आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर अच्छी जॉब हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं होती है। कैरियर भी मतलब कैरियर वही बेस्ट होता है ना जहां पर आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो प्रायोरिटीज है उनके साथ मैच करे। तो ये जो पॉइंट्स हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो इतना ही था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर ये वाली पोस्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा जो ओवरव्यू हमने इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर डिस्कस किया, इससे पहले ASO एंड CSS हमने डिस्कस किया था, ये MEO को लेकर मेरे को कमेंट्स आए थे, तो मैंने इस पर ये एक पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई। अगर आपको और भी किसी ऐसी ही डिटेल्ड SS से रिलेटेड पोस्ट के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर ये अच्छी लगी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, अच्छा कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपनी तैयारी में मेरी हेल्प चाहिए, तो ये मेरे इंस्टा का यूजर नेम है ROBINSIRG। आप इस पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।